नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 8 की कड़क खबरें। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर की। डिजिटल अरेस्ट केस का मदरसा कनेक्शन सामने आया है। बता दें, यूपी के कन्नौज के मदरसे के खाते में राशि डाली जा रही थी। फलाह-दारीन मदरसा समिति के नाम से करंट अकाउंट है। 50% राशि के लालच में किराए पर खाता दिया था। मदरसा प्रबंधक अली अहमद खान गिरफ्तार हुआ है। साथ ही साथ असद अहमद खान की भी गिरफ्तारी हुई है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो ये पूरा जो मामला है इंदौर से सामने आया है। डिजिटल अरेस्ट केस का मदरसा कनेक्शन सामने आया है। यूपी के कन्नौज के मदरसे के खाते में राशि जा रही थी और इसी बारे में खुलासा हुआ है। बता दें, फलाह-दारीन मदरसा समिति के नाम से करंट अकाउंट है और 50% राशि के लालच में खाता किराए पर दिया गया था। ये भी जानकारी दे दें कि मदरसा प्रबंधक अली अहमद खान और असद अहमद खान की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, ये डिजिटल अरेस्ट का केस है और इसी पूरे जो केस में है मदरसा कनेक्शन सामने आया है, गिरफ्तारी भी हुई है। आपके पास ज्यादा क्या जानकारी है? निश्चित तौर पर देखिए, इंदौर से ये बेहद ही संगीन मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट किया गया और उसका मदरसा कनेक्शन भी निकला, क्योंकि जो डिजिटल अरेस्ट के बदले रकम मांगी गई, जब उसके तार खोजे गए तो फिर एक मदरसे का जो कनेक्शन है वो निकलकर सामने आया है। सीबीआई अधिकारी बनकर इस पूरे मामले में डराया धमकाया गया और डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल में भी बीते दिनों एक महिला के साथ इसी तरीके से जो ठगी है वो की गई थी और साइबर फ्रॉड्स जो हैं वो लगातार नए नए जो तरीके हैं लोगों को ठगने का, लोगों को धोखा देने का, वो इजाद करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इनका जो पूरा सिंडिकेट है, पूरा रैकेट है, जल्दी उन सभी लोगों को पकड़ा जाएगा ताकि और लोगों को अपना शिकार ना बना सके। इस तरीके का जो दावा है वो पुलिस की ओर से किया जा रहा है, लेकिन अब भी जागरूकता की कमी के चलते कई लोग जो हैं वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं और अलग अलग ढंग से जो ये साइबर फ्रॉड्स हैं वो इन घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल वासु जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे अगली खबर पर। भोपाल का जिक्र करते हैं, सीएम पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। बता दें, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसका उद्घाटन करेंगे सीएम जन कल्याण पर्व की समीक्षा भी करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव कानून व्यवस्था पर बैठक लेंगे। शाम को सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो सीएम पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत आज करने जा रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि जन कल्याण पर्व की समीक्षा भी सीएम के द्वारा की जाएगी। तो वहीं कानून व्यवस्था पर बैठक सीएम लेंगे और शाम में ये जानकारी मिल रही है कि सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और सोमवार को हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री जो हैं उनसे मुलाकात सीएम की हो। भोपाल में पुलिस की कॉम्बिंग गश्त अब शुरू हो चुकी है। बता दें आपको कि रात भर बदमाशों पर कार्रवाई होगी। सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई होगी। स्थायी वारंटी जिला बदर पर कार्रवाई होगी। 500 से ज्यादा जवान कॉम्बिंग गश्त करेंगे। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद 11वीं बार कॉम्बिंग गश्त होगी। यह कमिश्नरी में लगभग 11वीं बड़ी कॉम्बिंग गश्त है, जिसमें लगभग बड़ी संख्या में 500 से ज्यादा जवान और सभी थाना प्रहरी इसमें सम्मिलित होंगे। खासतौर पर इस कॉम्बिंग गश्त में इस बात का ध्यान रखा गया कि जितने भी स्थायी वारंटी हैं, जितने भी इस तरह के अपराधी और खासतौर पे जिला बदर के जो आरोपी हैं उनकी एक सघन चेकिंग की जाएगी। साथ ही साथ इनके साथ साथ ध्यान रखा जाएगा इस बात का कि जो भी कार्रवाई हो, एक वीडियो रिकॉर्डिंग हो, उसमें अगर कहीं इस तरह की कार्रवाई हो, फिर महिला आरक्षक भी रहे, अगर किसी घर में या कहीं इस तरह की कार्रवाई है तो इन कार्रवाइयों का पूर्व में बड़ा व्यापक एक सकारात्मक असर रहा है। जब से कार्रवाइयां हुई हैं, खासतौर पर बड़ी ऑफेंस में काफी तेजी से इसमें गिरावट आई है और इसका अपराधों के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सभी लोगों ने एक पर्याप्त संवेदनशीलता के साथ इस पूरी कार्रवाई को करने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार कंट्रोल रूम से पूरे कार्रवाई की क्लोज मॉनिटरिंग।
और आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं अंबिकापुर का। यहां पर ढोंगी बाबा मिट्ठू राम के नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बता दें कि सेंटर संचालक के बाद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार महिला सविता घोष सिद्धमा उप स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम है। गिरफ्तार एएनएम ने नाबालिग का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था। महिला एएनएम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाबा मिट्ठू राम पर नाबालिग को भगाकर ले जाने, दुष्कर्म करने और एग्रीमेंट शादी करने का आरोप है। मामले में अब तक कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या है मामला, बताइए। देखिए, एक ढोंगी बाबा मिट्ठू राम ने नाबालिग से को भगाकर दुष्कर्म के मामले में जो पुलिस है वो सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई कर रही है। इससे पहले च्वाइस सेंटर संचालक जो था उपेंद्र बुनकर, उसकी भी गिरफ्तारी की है। और अभी फिलहाल तीसरे जो आरोपी है वो सविता घोष है, जो सीतमा उप स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम है। इसके ऊपर ये इल्जाम है कि इन्होंने जो है नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र नया बनाया है और नया जन्म प्रमाण पत्र में नाबालिग को बालिग किया है। 2010 जो नाबालिग का जन्म था उसको 2000 का नया जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो मिट्ठू राम आरोपी है, जो ढोंगी बाबा है, सीतमा धाम में ये बड़े बड़े बीमारी का ठीक करने का दावा करता था और इसका एक सभा भी चलता था, आसपास के लोग जाते थे। इसी में अपनी बहन जो बीमार थी उसके साथ वो नाबालिग पहुंची थी। इसी दौरान जो है मिट्ठू राम जो बाबा है वहाँ का, वो उसको बाला फुसला करके दबाव दे करके और उससे जो है भगा ले गया था। उसके साथ एग्रीमेंट शादी किया था, उसको नाबालिग से बालिग बनाए थे। इसी पर जो है पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इस मामले में 3 आरोपी को अब एएनएम के साथ तीसरा आरोपी को जेल भेज दी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस ढोंगी बाबा के मामले में पुलिस और भी आरोपी की तलाश कर रही है। जो भी उस पर दोषी पाए जा रहे हैं उनको उन पर कार्रवाई कर रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बलौदाबाजार का जिक्र करेंगे। यहां पर हत्या के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें, चाकू से हमला करके इन्होंने हत्या की थी। ठेला लगाने वाली की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। 20 सितंबर को लवन नगर में ये चाकूबाजी हुई थी और अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई है। विदिशा से खबर है। विदिशा में अपोलो हॉस्पिटल के पार्किंग में बेकाबू कार घुस गई। बता दें, बेकाबू कार के चपेट में गार्ड और मरीज आ गए। सीसीटीवी में हादसे की ये पूरी तस्वीरें कैद हुई हैं। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने विदिशा की, जहां पर हॉस्पिटल की पार्किंग में तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और जा घुसी पार्किंग में और इसमें 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ये घटनाक्रम जो पूरा हुआ वहां पर सीसीटीवी कैमरा में कैद भी हुआ है। फिलहाल ड्राइवर की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुणे हडपसर इलाके में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी। आग इतनी विकराल थी कि आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। कई घंटे मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर के आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से हर तरफ धुआं भर गया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। पुणे की ये तस्वीरें, भीषण आग की ये तस्वीरें, आग के तांडव की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया है, पर ये कबाड़ गोदाम में ये जो भीषण आग की तस्वीर आप देख रहे हैं बहुत ही भयानक थी। देखिए, आग की लपटें, धुएं का गुबार, ये दिखा रहा है कि कितनी भीषण ये आग रही होगी। हालांकि कई घंटे मशक्कत दमकल विभाग की टीम को करनी पड़ी, तब जाकर के आग पर काबू पाया जा सका।
मुंबई में फिर से एक बार पोर्शे कार का कहर दिखाई गया। तेज रफ्तार कार सवार ने पार्किंग में खड़ी 4 मोटरसाइकिलों को रौंद दिया। हादसे में वहां पर मौजूद लोगों की जान बाल बाल बची है। बताया जा रहा है कि 19 साल का लड़का ये कार चला रहा था और कार में उसका दोस्त भी मौजूद था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। कार भी जब्त कर ली गई है। मुंबई से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लग्जरियस कार की एक बार फिर से यहां पर जो है बड़ा हादसा इस वजह से हुआ है। तेज रफ्तार ये गाड़ी रही होगी और नाबालिग माफ कीजिएगा 19 साल का ये युवक है जिसके द्वारा ये बड़ी सी कार चलाई जा रही थी और उसके बाद बेकाबू हुई, जा घुसी। राहत की बात ये रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, पर कई सारी गाड़ियां इसकी चपेट में जरूर आईं। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमले लगातार जारी हैं। एक बार फिर से कट्टरपंथियों ने राजधानी ढाका में एक और इस्कॉन मंदिर को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, हिंदुओं की संस्थानों और प्रतिष्ठानों को भी जमकर निशाना बनाया गया। सिलहट में डॉक्टर दुकान पर कट्टरपंथियों ने हमला किया। हमले का वीडियो पश्चिम बंगाल बीजेपी ने जारी किया है, जिसमें बांग्लादेश में डॉक्टर परेश चंद्र दास की फार्मेसी की दुकान पर कट्टरपंथी लूटपाट करते नजर आए हैं। और बांग्लादेश में कट्टरपंथी लोग हिंदू प्रोफेसर और टीचरों से लगातार जबरन इस्तीफा ले रहे हैं। इस बार बांग्लादेश के चट्टाग्राम प्रीमियर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अनुपम सेन को दबाव के बाद इस्तीफा देना पड़ा। कट्टरपंथी छात्रों ने दबाव बनाकर कुलपति को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। डॉक्टर अनुपम सेन सामाजिक विज्ञान के प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं और कई बड़ी पुस्तकों के लेखक भी हैं। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी है, उसके बाद से वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं और शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले हिंदू शिक्षक, प्रोफेसर और लेक्चरों को कट्टरपंथी लगातार इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज बोले हैं कि बांग्लादेश में भी जिन्ना का डीएनए है, हिंदुओं को खत्म करने की साजिश हो रही है। तो वहीं रवि किशन बोले हैं सनातन के लिए चलाएंगे मुहिम। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है। कि देश में, दुनिया में मुसलमानों का अगर राष्ट्र के प्रति वही समर्पण है जहां उनकी सरकार है, नहीं तो ये अपना नहीं लगता। उन्हें कुरान के प्रति, उन्हें खुदा के प्रति ही समर्पण होता है। और उन्होंने ठीक ही कहा, क्या पाकिस्तान में जो हिंदू मरे, ख़त्म हो गए, किसने मारा? जिन्ना का डीएनए ही तो मारा। 11 तारीख को हम लोग इसके सब गोरखपुर में प्रदर्शन हो रहा, हर जिले में प्रदर्शन संघ द्वारा हो रहा है, आरएसएस के द्वारा, और सारी बजरंग दल हैं, बहुत सारी संस्थाएं एक साथ हैं, सारे सनातनी विचारधारा के लोग, सारे भारतीय 100 करोड़ लोग इस तरह से हर मुहिम में प्रदर्शन करेंगे। और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर देश के साधु संतों में भी आक्रोश बढ़ रहा है। अयोध्या राम मंदिर के महंत सत्येंद्र दास ने इसे बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म करने की साजिश बताया है। तो वहीं अखाड़ा परिषद ने सरकार से बांग्लादेश मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। सुनिए। देखिए, वहां की घटना बहुत दर्दनाक है। यहाँ तक कि वहाँ के कट्टरपंथी मुसलमानों के यही उद्देश्य है कि यहाँ से हिंदुओं को, हिंदू मंदिरों को, सबको नष्ट कर दिया जाए और सबको भगा दिया जाए और मार दिया जाए। वो सिर्फ हैं और अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, इतने पे भी वहाँ पर सहन नहीं है दूसरे धर्मावलंबी, जो प्रधान धर्म है वहाँ का, जो प्रधान संप्रदाय है, तो उनको इतने पे भी उनकी सुख शांति से वो रह रहे हैं बिना किसी को तकलीफ दिए, तो भी उनको परेशानी है। तो क्या किया जाएगा इसका? और वो पीड़ित हैं तो दुख तो होगा ही, लेकिन ये है कि वो एकजुट रहेंगे तो वहाँ हिम्मत एक दूसरे को देते रहेंगे।
भोपाल का जिक्र करते हैं। यहां पर तूफान फेंगल का अब असर नहीं है। जी हां, हवाओं का रुख बदला है, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी की तरफ रुख हुआ है। यह भी बता दें, सर्द हवाओं से एमपी में बढ़ने लगी है अब ठंड। नौगांव में सबसे कम 8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। कई शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री पर रहा। तो अब ठंड बढ़ने लगी है, तापमान भी गिर रहा है। हालांकि तूफान फेंगल का असर अब नहीं दिख रहा है। हवाओं का रुख भी अब बदल चुका है। सर्द हवाओं से एमपी में अब ठंडक बढ़ने लगी है। मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई जगह पारा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और भोपाल का हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर फेंगल तूफान का असर अब नहीं दिख रहा। यहाँ पर भी पारा लगातार नीचे गिर रहा है। और बात क्राइम से जुड़ी खबर की जो हैरान करने वाली है। एक छात्रा जिसका सपना था वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, लेकिन उस बेटी ने माँ बाप को आखिरी अलविदा कह दिया, सुसाइड कर लिया क्योंकि उसे किया जा रहा था ब्लैकमेल। ये दरिंदगी हैरान करने वाली है। देखिए। ब्लैकमेलर की डर्टी पिक्चर, कलंक की एक और कहानी। खामोश हो गई बिटिया रानी। दरिंदों के जख्म, खामोश जिंदगी। दमोह में दरिंदगी। ये लाश एक सवाल बनकर खड़ी है। ये लाश सवाल पूछ रही है, आखिर मेरा कसूर क्या था? किस बात की मुझे ऐसी सजा मिली? क्यों मुझे ऐसा खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया? एक छात्रा का दर्द है ये, जो अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसे बार बार बदनामी का डर दिखाया गया। इस कदर डराया गया कि उसे लगा शायद मर जाऊंगी तो इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा मिलेगा, या यूं कहें रोज रोज की दहशत से तो मुक्ति मिलेगी। शायद यही बात उस छात्रा के दिमाग में बैठ गई थी। दमोह से करीब 40 किलोमीटर दूर पथरिया में एक नाबालिग छात्रा ने मौत को गले लगा लिया, सुसाइड कर लिया। एक स्कूली छात्रा ने आत्महत्या की है और आत्महत्या के पहले उसने अपनी माँ से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, जिसमें उसने 2 दिसंबर की एक घटना के बारे में बताया है कि गांव के ही 2 अन्य स्कूली छात्र हैं जिन्होंने उसके साथ जो है वो बलात्कार किया है। कि दोनों ही अपराध जो हुए हैं, एक तो आत्महत्या हुई है वो, और दूसरा जो बलात्कार का मामला है, उस संबंध में सभी साक्ष्य जो हैं उनका संधारण किया जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए। मर्ग भी अभी हमने थाने पर कायम कर लिया है। आखिर छात्रा के साथ हुआ क्या था? क्यों वो गुमसुम रह रही थी? मौत से पहले, या यूं कहें अपनी दहशत के राज को नाबालिग लड़की मां को बताकर गई। नहीं तो उन दरिंदों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। मां, वो दरिंदे हैं, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जिस स्कूल में उनकी बच्ची पढ़ती थी, उस स्कूल के 2 स्टूडेंट लड़की को अपने साथ पहाड़ी पर ले गए। वहां 2 और लड़के आए और उसके बाद इल्जाम कि 4 लड़कों में से 2 लड़कों ने हैवानियत की, छात्रा की अस्मत को तार-तार किया, और वहीं मौजूद दूसरे लड़के इस दरिंदगी को मोबाइल में कैद कर रहे थे, हैवानियत का वीडियो बना रहे थे। क्या इसी वीडियो से लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था? प्राइमरीली परिवार के लोगों ने 4 लोगों के नाम बताए हैं, जिसमें से 2 लोगों के नाम हमें क्लियर हुए हैं, बाकी 2 लोगों के नाम अभी बयान में नहीं आए हैं। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि वीडियो उन दरिंदों ने वायरल नहीं किया है, लेकिन इसी वीडियो की एवज में क्या उनका कोई और भी इरादा था? पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहा है, ऐसा इंसाफ कि ऐसे दरिंदों की बुरी नजर किसी और घर की बेटी पर ना पड़े। स्कूली छात्रा ने आत्महत्या की है और आत्महत्या के पहले उसने अपनी माँ से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, जिसमें उसने 2 दिसंबर की एक घटना के बारे में बताया है कि गांव के ही 2 अन्य स्कूली छात्र हैं जिन्होंने उसके साथ जो है वो बलात्कार किया है। आखिर क्यों एक बेटी की ऐसी विदाई हुई, किसके गुनाह की इसे सजा मिली? आरोपी सलाखों के पीछे चले भी जाए, क्या एक माँ को, एक पिता को उनकी लाडली वापस मिल पाएगी? दमोह में आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
भोपाल की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाएंगे जहां पर मैराथन की शुरुआत हो चुकी है। वहां की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं कितनी खास है, कौन कौन शामिल हुआ है और कौन कौन पहुंचा है, क्या कार्यक्रम वहां पर हो रहे हैं, जानकारी भी लेते हैं। सहयोगी हमारे साथ वासु भी वहां पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। वासु, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आज भोपाल रन का जो आयोजन है वो किया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा भोपाल जो सड़कों पर उतर आया है। इस बार का जो थीम है वो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है, यानी कि ट्रैफिक रूल्स के प्रति लोगों को जागरूक करने आज जो भोपाल के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पार्टिसिपेंट्स की बात करें, चाहे यूथ हो, यंग जनरेशन के जो लोग हैं वो इसमें नजर आ रहे हैं। जो कहीं ना कहीं एथलीट्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं। और करीब सुबह 5:30-6 बजे मैराथन जो है वो शुरू हो गई थी और टीटी नगर स्टेडियम से शुरू होकर ये जो मैराथन है वो भोपाल के विभिन्न इलाकों से गुजर रही है, चाहे वो रोशनपुरा चौराहा हो, पॉलिटेक्निक चौराहा हो, स्मार्ट रोड हो, इन तमाम जगहों से होकर, बड़े तालाब से होकर एक बार फिर से ये जो मैराथन है वो टीटी नगर स्टेडियम के तरफ बढ़ रही है। हाफ मैराथन है, 10 किलोमीटर रन का जो आयोजन है वो किया गया है। इसमें भोपाल के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए। इसके साथ ही जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस पूरे रन में शामिल हुए और बच्चों में भी इस मैराथन को लेकर आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है। अपने पेरेंट्स के साथ जो बच्चे हैं वो भी मैराथन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये खूबसूरत नजारा इस वक्त आप देख रहे हैं भोपाल का जो भारत माता चौराहा है, यहाँ पर जो मैराथन है वो इस वक्त यहाँ पे पहुंच चुकी है और लोग इस पूरे दिन को, इस पूरे इवेंट को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जब इस तरीके से पूरा शहर किसी एक मोटिव को लेकर निकलता है तो उसका जो नजारा होता है वो अपने आप में अलग ही होता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल वासु जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मुंगेली की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव राउत नाच महोत्सव में शामिल हुए। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। नाच महोत्सव में प्रदेश भर से 40 से ज्यादा नर्तक शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी राउत नाच में शामिल होकर यादव समाज को बधाई दी है। ये तस्वीरें आपके सामने मुंगेली की, यहाँ पर अरुण साव भी नाचे हैं। राउत नाच महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम शिरकत करने के लिए पहुंचे, नाचते हुए नजर आए। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। राजनांदगांव में सीबीआई की रेड